Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about language, which is a reflection of patriarchy or stereotypes. तो काफी अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल ऐसे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि विमेन रिलेटेड एसेज आते ही रहते हैं। इंडियन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी यूजफुल हो सकता है जीएस पेपर 4। सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक रिलीज किया है। 30 पेज का ये बुकलेट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टर्म्स आइडेंटिफाई किए हैं जो लीगल डिस्कोर्स में जनरली इस्तेमाल होता है, मतलब जजेज उनका इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स का वाइल डिलीवरिंग ए जजमेंट। लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप्स का काम करते हैं, यानी कि विमेन को स्टीरियोटाइप करके दिखाते हैं या फिर थोड़ा सा इनसेंसिटिव तरीके से ये टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट विमेन। तो ये टर्म्स को अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवॉइड करना है एज पर दिस 30 पेज बुकलेट। तो जैसे कि टर्म्स की अगर बात की जाए तो टर्म जैसे इस्तेमाल होते हैं अफेयर, उसके जगह पे प्रेफर्ड लैंग्वेज शुड बी, ये हैंडबुक में ये बोला गया है, रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज। बायोलॉजिकल सेक्स, इसके जगह पर टर्म इस्तेमाल किया जाए सेक्स असाइंड एट बर्थ, क्योंकि अदरवाइज तो सेक्स के आजकल और भी अलग अलग मीनिंग्स आ रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स कहाँ जाएंगे, राइट? डोंट यूज द टर्म लाइक करियर वुमेन, इट इज काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग अ वुमेन, क्योंकि वुमेन का नेचुरली ये टर्म इस्तेमाल होते हैं जनरल जजमेंट डिलीवर करने में, बीइंग अ करियर वुमेन एंड ऑल। तो आखिर वुमेन है तो वी नेवर यूज अ टर्म करियर मैन, क्योंकि ये करियर मैन शब्द कभी इस्तेमाल नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि सोसाइटी मान के चलती है कि मैन तो काम करता ही है, लेकिन वुमेन अगर काम करे तो सी इज एन एक्सेप्शन, इसीलिए टर्म इस्तेमाल होता है कभी कभार करियर वुमेन। तो बोले नहीं, करियर वुमेन शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, बेटर यू यूज द टर्म वुमन ओनली। चेस्ट वुमेन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, प्लीज डोंट यूज सच टर्म्स। यूज द वर्ड, ऐसे टाइम शब्द इस्तेमाल होते हैं ड्यूटीफुल वाइफ, फेथफुल वाइफ, गुड वाइफ, ओबीडियंट वाइफ, इसके जगह पे सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल कीजिए वाइफ। ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते हैं। ओबीडियंट हस्बैंड जैसा शब्द नहीं इस्तेमाल होता, तो व्हाई डू यू यूज द टर्म ओबीडियंट वाइफ? तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टर्म्स आइडेंटिफाई किए हैं जो स्टीरियोटाइप को प्रमोट करता है, विमेन के एक पर्टिकुलर ड्यूटी को या एट्रीब्यूट को रिफ्लेक्ट करता है कि विमेन को ऐसा ही होना चाहिए। यही तो होता है स्टीरियोटाइपिंग। व्हेन यू ascribe an attribute to someone कि तुम्हें ऐसा ही काम करना है, that is stereotyping. These terms are promoting stereotyping, that is why they are incorrect and an alternative language should be preferred. तो इसी तरीके से एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए, इंडियन फेमिनिस्ट जजमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कि जो भी जजमेंट्स होते हैं उनको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से फिर डिकोड किया जाता है कि इस जजमेंट में कहां कहां पे जजेज ने जजमेंट सुनाते वक्त फेमिनिस्ट इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया है। तो इंडियन फेमिनिस्ट जजमेंट प्रोजेक्ट रीराइट जजमेंट विथ फेमिनिस्ट क्रिटिक, ये जो प्रोजेक्ट है इट इज बीइंग रन बाय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी बैंगलोर एंड अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो मुद्दा यह है कि अलग अलग जो स्फीयर्स हैं, खासकर जैसे यहाँ पे हमने देखा लीगल स्फीयर में लैंग्वेज इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जो कहीं ना कहीं जेंडर इनसेंसिटिव है या स्टीरियोटाइप करता है विमेन को। और ये सिर्फ लीगल डिस्कोर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इन जनरल हमारे समाज में भी आपको देखने को मिलता है कि लैंग्वेज इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स विमेन, ऑफेंसिव अगेंस्ट विमेन। And if you start observing the language that is commonly used in our society, and not just in Indian society, across the world, but in Indian society, this phenomena is more acute. If you see the language used in Indian society, you will see a shade of patriarchy. आपको उसमें patriarchy दिखेगा अगर आप लैंग्वेज को ठीक से ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जितने अब्यूसिव लैंग्वेजेज हैं आप जरा ध्यान से देखिए, ऑल ऑफ देम डिमीन वुमेन, दे आर ऑफेंसिव अगेंस्ट वुमेन। आप बस सोच के देखिए, हम इसी समाज में आप रहते हैं, मैं भी इसी समाज में रहता हूं, सो यू एंड मी
both of us know it very well कि what kind of offensive languages are often used, and now you'll find that all such offensive languages are, or all such abusive languages are demeaning towards women. अब जरा सोचिए, नॉट जस्ट इन इंडियन सोसाइटी, यू सी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जरा सा ध्यान से देखिए, वहां पे कई सारे जगहों पे टर्म इस्तेमाल किया गया है चेयरमैन का, चेयरमैन फॉर एग्जांपल ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो मैन, इसके जगह पे एक जेंडर न्यूट्रल शब्द इस्तेमाल किया जा सकता था, चेयर पर्सन। बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी उस टाइम तक, लुक, एवरी इंडिविजुअल इज प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी की जैसी सोच है उससे हमारी सोच बहुत ज्यादा अलग नहीं हो जाती। हम लोग पढ़ लिख करके या रैशनल थिंकिंग करके थोड़ा सा समाज से बेहतर हो जाते हैं, बट समाज का कुछ ना कुछ असर तो हमारे ऊपर दिखता ही है। तो इंडिया हैड ए स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो पैट्रियार्कल थिंकिंग कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लैंग्वेज में भी झलक जाता है। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो चेयरमैन शब्द इस्तेमाल हुआ है हमारे संविधान में। प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रेज्यूम कर लिया गया है कि ये इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, यहाँ पे विमेन तो पहुंच ही नहीं पाएंगी। एक इमेज बनाई गई दिमाग में कि इस पोस्ट को कौन होल्ड करेगा, तो दिमाग में आता है कोई ना कोई एक मैन होल्ड करेगा जो उतना डिग्निफाइड हो। कभी ध्यान में नहीं आया कि इस पोजीशन के लिए कोई विमेन भी हकदार हो सकती है। प्रेसिडेंट के लिए शब्द इस्तेमाल होता है राष्ट्रपति। एंड नाउ यू सी, जब द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट चुन के आई एज ए प्रेसिडेंट, तो उस टाइम में इसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी हो गया था। लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कह दिया कि तो क्या बुलाया जाए द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्र पत्नी, ऐसा उन्होंने कह दिया। इट्स नॉनसेंसिकल ऑफ कोर्स। इसको लेकर के काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था, और फिर लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल होना चाहिए राष्ट्र माता। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अधीर रंजन चौधरी जी की तो गलती है ही। हाउ कैन ही यूज सच अ लैंग्वेज अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, राइट? तो बट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की भी गलती है। व्हाई डिड दे नॉट चूज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म? कहीं ना कहीं लैंग्वेज हमारे समाज का एक मिरर की तरह काम करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। इफ यू थिंक अबाउट लैंग्वेज दैट इज यूज्ड, and especially if you focus on the language that is used to reflect gender related violence, then you will find कि यहाँ पे तो एक serious problem है। For example, you see, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है in case of rape। रेप शब्द बोलना जो है ब्रूटल लगता है लोगों को, राइट? तो उसके जगह पे अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और रेप के जगह पे लोग फिर दूसरे शब्द इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, जिसको कहते हैं आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ द वुमन, जिसको हिंदी में, मैं जानबूझ करके हिंदी में कह रहा हूं, इसको हिंदी में कहेंगे इज्जत लूट लेना। अब यू सी हाउ प्रॉब्लमेटिक दिस स्टेटमेंट इज। आप जिसने क्राइम किया है, जिस मैन ने, आप सपोज कर रहे हैं इस केस में कि एक मैन ने एक वुमेन के अगेंस्ट रेप किया है, आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैन ने वुमेन की इज्जत लूट ली रेप शब्द के बदले में। अब इससे आप विक्टिम को और ज्यादा डिमीन कर रहे हैं। एक तो वुमेन के अगेंस्ट ये क्राइम हुआ है, आप उसको और डिमीन कर रहे हैं, उसकी इज्जत लूटी गई। आप सोचिए भाई, जिसने क्राइम किया है इज्जत तो उसकी जानी चाहिए ना, जिसने गलत काम किया है शर्मिंदगी उसको महसूस होनी चाहिए ना। तो अगर मॉडेस्टी या इज्जत किसी की जानी चाहिए तो वो जानी चाहिए कल्प्रिट की। बट व्हाट लैंग्वेज वी इन द सोसाइटी यूज? इज्जत लूट ली गई ऑफ द विक्टिम। So with this kind of statement, we are becoming part of the problem rather than focusing on bringing up solution. It is the culprit, not the victim, whose modesty should be outraged. सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में यह भी हाईलाइट किया है कि 2017 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ही, जहां पे उन्होंने डेथ पेनल्टी दिया दिल्ली गैंगरेप केस में, वहां पे रेपिटेडली उन्होंने वर्ड रेप के जगह पे इस्तेमाल किया रेविस्ट। रेप शब्द को अवॉइड करने के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया रेविस्ट व्हाइल प्रोनाउंसिंग जजमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी अगेंस्ट द दिल्ली गैंग रेप परपेट्रेटर्स। अब रेविस्ट मतलब क्या होता है? विनाश करना, लूट लेना, हरास करना। अभी व्हाई डू यू यूज सच टर्म्स फॉर द विक्टिम? अगर इज्जत किसी की गई है तो वो है परपेट्रेटर की। इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इसी मुद्दे पे एक बहुत ही अच्छी मूवी बनी है पिंक, जहां पे इन सारी बातों को, लैंग्वेज का कितना महत्व है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। आपने पता नहीं ध्यान दिया हो या ना दिया हो,
बट उसमें अमिताभ बच्चन एक जगह कहते हैं, बिल्कुल अंत में, मूवी के अंत में, कि दीज बॉयज मस्ट रियलाइज दैट नो का मतलब नो होता है, राइट? मतलब उस एक तो नो मीन्स नो, इसलिए उस उन्होंने इस फिल्म में हाईलाइट किया गया, क्योंकि व्हाट हैपेंस कि इफ denial word is coming from the mouth of a prostitute or some girl who in general is not considered to be a very virtuous woman for the society because of her dressing sense or otherwise, तो उसके आप नो को भी आप कहते करें इसका तो क्या ही एग्जिस्टेंस है, इसका तो इसकी बातों को क्या ही मानना है, एंड दिस इज हाउ द सोसाइटी थिंक्स कि अरे दिस वुमन डिजर्व सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज सी इज ऑफ दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर और सी इज हैविंग दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि वी नीड टू सेव बॉयज नॉट द गर्ल्स, राइट? क्योंकि गलती कौन कर रहा है? बॉयज। अगर क्राइम कौन कर रहे हैं, अगर हम मान के चलें कि बॉय ने कमिट किया रेप अगेंस्ट अ गर्ल, तो गलती किसने की है? बॉय ने। लेकिन क्या शब्द हम इस्तेमाल करते हैं? सेव द गर्ल्स। रादर वी शुड यूज द टर्म सेव द बॉयज, क्योंकि भाई जो बिगड़ रहा है, जो गलत कर रहा है, उसको सेव करेंगे ना, जो जिसके खिलाफ क्राइम हो रहा है उसको क्या सेव करेंगे आप, राइट? तो दैट इज हाउ द लैंग्वेज reflects our mindset, and the kind of language that we use is strengthening that patriarchal or negative mindset, stereotyping of women, offensive thinking against women, and that is making us more part of the problem rather than part of the solution. तो लैंग्वेज रिफ्लेक्टिंग पैट्रियार्की, तो करंट चीजें याद रखिए, एथिक्स में और एसए में काम आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रिलीज ए हैंडबुक टू कॉम्बैट स्टीरियोटाइप अगेंस्ट वुमेन ड्यू टू लीगल terminology that is in general stereotyping women. Indian Feminist Judgment Project rewrites judgment from feminist critic view. उसके अलावा जनरल बातें हमने की, लैंग्वेज रिफ्लेक्टिंग स्टीरियोटाइप और डिमीनर अगेंस्ट वुमेन, कॉमन अब्यूसिव लैंग्वेजेस के बारे में सोचिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो यूजेस टर्म्स लाइक चेयरमैन एंड राष्ट्रपति, टर्म लाइक आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, term itself is very wrong. It is making us part of the problem, not solution. When we say save the girls, that is wrong. We should be using the word save boys, not girls. The next article is about highlighting Independence Day speech of our Prime Minister. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो 77th इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान लाल किले पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दिया, उसमें क्या क्या बातों पे उन्होंने हाईलाइट किया, उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो मणिपुर पे उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि ओनली थ्रू पीस, मणिपुर के अंदर, ओनली थ्रू पीसफुल अप्रोच मणिपुर के अंदर वापस से लॉ एंड ऑर्डर को लाया जा सकता है। तो ये तो एक जनरल बात है, ठीक है, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पीटी या मेंस पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, अपने स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना का अनाउंसमेंट किया। विश्वकर्मा योजना इज अ स्कीम फॉर सपोर्टिंग द आर्टिसंस एंड ट्रेडिशनल वर्कर्स लाइक राजमिस्त्री, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं कहते हैं, सुनार, गोल्ड स्मिथ, सुथार, कारपेंटर्स, तो इनके लिए, एंड मोस्टली फ्रॉम ओबीसी कम्युनिटी, इस तरह के जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं या वर्कर्स हैं, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक स्कीम लाई है भारत सरकार, जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना। इसमें इन लोगों को, इन आर्टिसंस को फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी, मॉडर्न एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा, मार्केट कनेक्टिविटी दिया जाएगा, डिजिटल पेमेंट में हेल्प किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी जैसे कि प्रोविडेंट फंड वगैरह के उनके लिए या पेंशन स्कीम के नए नए स्कीम्स लाए जाएंगे। इसके अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी आने वाले 5 सालों में। अगला स्कीम जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया वो है लखपति दीदी स्कीम, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मोस्टली विमेन एंटरप्रेनर्स होती हैं, उनके अंदर विमेन को इनकरेज किया जाएगा कि वो नए नए तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सीखें, जैसे कि प्लम्बिंग का काम सीखें, एलईडी बल्ब मेकिंग का काम सीखें, ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है तो ड्रोन रिपेयर का काम सीखें। इस तरीके से विमेन एंटरप्रेनरशिप को प्रमोट किया जाएगा थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज, जिससे जैसे आंगनवाड़ी दीदीज होती हैं रूरल एरियाज में, वैसे ही लखपति दीदीज को प्रमोट किया जाएगा और आने वाले 5 सालों में कम से कम 2 करोड़ लखपति दीदियों को प्रमोट किया जाएगा या इनकरेज किया जाएगा रूरल एरियाज में अंडर लखपति दीदी स्कीम।
ये एक बार हाइलाइट्स को पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जन औषधि केंद्र। आपको जन औषधि केंद्र के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, जहां पे जेनेरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन को प्रमोट किया जाता है। मैनी स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एवरी रुपी गोइंग टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। ये सब तो जनरल स्टेटमेंट है। जन औषधि केंद्र के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको याद है कि नहीं, अदरवाइज आई विल डिस्कस इट टुमारो अगर आपको याद नहीं आता है तो। द होल कंट्री स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ मणिपुर, तो जनरल बातें। बाय 2047 जब हमारे आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, इंडिया विल बिकम ए डेवलप्ड नेशन। करप्शन, नेपोटिज्म, अपीजमेंट द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल इन आवर ग्रोथ। 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स रिमूव्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रख सकते हैं। विश्वकर्मा योजना के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। सो एक और शब्द इस्तेमाल किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान, वो है कि इंडिया इज इमर्जिंग एज विश्व मित्र, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। ये इस्तेमाल आप करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने किस सेंस में कहा? विश्व मित्र शब्द लिखना इंटरनेशनल रिलेशंस में। कभी भी मान लीजिए ऐसा टर्म इस्तेमाल ऐसा सवाल आ जाए कि हाउ इंडिया इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड, वहां पे कहीं इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे स्पीच सेड दैट इंडिया इज इमर्जिंग एज ए विश्व मित्र, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे वैक्सीन मैत्री स्कीम, जिसके अंदर दुनिया भर के अलग अलग देशों में, खासकर नीडी देशों में हमने वैक्सीन, कोविड वैक्सीन सप्लाई किया। श्रीलंकन इकोनॉमी की हमने मदद की व्हेन इट वाज फेसिंग मेजर डिप्रेशन। तो ये सब बताता है कि इंडिया इज नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, बट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अदर वर्ल्ड कंट्रीज, एंड दिस इज हाउ इंडिया इज इमर्जिंग एज विश्व मित्र। तो हाइलाइट्स ऑफ 7th इंडिपेंडेंस डे स्पीच, विश्वकर्मा योजना फॉर आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन, लखपति दीदी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में टर्म याद ध्यान रखना है विश्व मित्र। Topic number 3 is about poverty estimation in India, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पॉवर्टी पे बात करते हुए कहा कि 5 सालों में इंडिया के अंदर 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ये डेटा कि 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, ये डेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोट किया है फ्रॉम नीति आयोग रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, दैट वाज रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन जुलाई दिस ईयर। तो नीति आयोग रिलीज करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर कितनी पॉवर्टी है वो हाईलाइट करने की कोशिश करता है। 2023 में जो नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश किया था, दैट वाज सेकंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट बाय नीति आयोग, द फर्स्ट वाज पब्लिश्ड इन 2021। तो जुलाई महीने में मैंने कवर भी किया था, अलग अलग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बताया भी था अलग अलग स्टेट्स में। तो वहीं पे नीति आयोग ने बताया है कि भारत के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से शिकार जितने लोग थे उनकी संख्या थी 24.85% इन 2015-16, वो घट करके हो गई है 14.96% इन 2019 टू 2021। तो अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखा जाए तो लगभग 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, बट अभी भी लगभग 15% लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के शिकार हैं। दैट मेक्स इंडिया हैविंग लार्जेस्ट मल्टी डायमेंशनल पुअर नंबर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आज भी 7 में से 1 इंसान मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है। अगर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए तो अभी भी बिहार के अंदर सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, फॉलोड बाय झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, लेकिन पिछले 5 सालों में घटा जरूर है। 2015-16 में बिहार के अंदर 51.89 था, वो घट करके 33.76 हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी घटा है। असम का नंबर्स याद कर लीजिएगा, एपीएससी एस्पिरेंट्स हैं अगर आप, तो एज पर देखिए ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट पब्लिश करता है नीति आयोग, ये पब्लिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट नंबर 4 के मुताबिक पब्लिश हुआ था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 1 जो 2021 में आया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 के रिपोर्ट के बेसिस पे या उसके डेटा के बेसिस पे अब आया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2, तो जो 2023 में आया है। तो आसाम के अंदर अगर बात की जाए तो मल्टी डायमेंशनल पुअर लोगों की संख्या थी 32%, जो घट करके 19.35% हो गई है एज पर द सेकेंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय नीति आयोग इन 2023।
तो इसी चीज को यहाँ दिखाया गया है कि 13.5 करोड़ पीपल एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015 टू 16 टू 2019-20, राइट। एंड पहले 2015-16 में 24.85% था पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अब वो घट करके हो गया 14.96। यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, इन सब स्टेट्स में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है। पहले इनके यहाँ पॉवर्टी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, बट कुछ हद तक अब डिक्लाइन हुई है हाल फिलहाल में। अब जरा एक और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, इंडिया के अंदर पॉवर्टी मेजर करना का तरीका, कैसे इंडिया के अंदर पॉवर्टी मेजर किया जाता रहा है अभी तक। दादा भाई नारोजी को माना जा सकता है कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाने की कोशिश की अबाउट पॉवर्टी। जब उन्होंने बुक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 1901 में, तो वहां पे उन्होंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि देश के अंदर कितनी पॉवर्टी, और पॉवर्टी का अंदाजा लगाने के लिए उन्होंने एक मॉनेटरी मेजर इस्तेमाल किया कि ऑन एन एवरेज इंसान कितना कमाता है। तो इससे ज्यादा कमाता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने फिक्स किया कि इससे ज्यादा अगर कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उससे कम कमाता है तो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो ये था दादा भाई नारोजी का स्टैंडर्ड। तो वो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए जो इनकम उन्होंने डिसाइड किया, वो डिसाइड किया ऑन द बेसिस कि बेसिक मिनिमम खाने पीने के लिए या मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कितना कमाई चाहिए, इतना कमाई से ज्यादा है तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर, नहीं तो नीचे। बट आजादी के बाद एक बात हमें समझ आने लगी कि लोगों का इनकम पता कर पाना थोड़ा कठिन है, बट कंजम्पशन का अंदाजा लगाना रिलेटिवली आसान है कि कंजम्पशन लोग कितना कर रहे हैं, कितना वो सामान कंज्यूम कर रहे हैं या कितने रुपए का सामान कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि कंजम्पशन सर्वे हमारे देश में होता रहा है हर 5 सालों पे, ऑन एन एवरेज कौन कौन से परिवारों में कितना कंजम्पशन हो रहा है चीजों का, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो कंजम्पशन का सर्वे होता रहा है हर 5 सालों पे, और कंजम्पशन का सर्वे करने वाली एजेंसी थी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो कंजम्पशन के बेसिस पे फिर हमारे देश में आजादी के बाद पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाने लगा। दादा भाई नारोजी ने इनकम के बेसिस पे किया था, लेकिन आजादी के बाद कंजम्पशन के बेसिस पे कि इतने रुपए से ज्यादा का कंजम्पशन आप करते हैं प्रतिदिन तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, इससे कम का कंज्यूम करते हैं तो आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो कंजम्पशन के बेसिस पे फिर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन होने लगा। इसके बेसिस पे कई सारी कमेटी बनाई गई, जैसे लकड़ावाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सी रंगराजन कमेटी, ऑल ऑफ देम ड्रू पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। बस समझने के लिए मैंने दिया है, जैसे सी रंगराजन साहब के हिसाब से कोई इंसान अगर मान लीजिए कि एक दिन में 30 रुपए, रंगराजन मेथोडोलॉजी देखिए, 47 रुपीज ए डे इफ यू आर लिविंग इन अर्बन एरिया, 30 रुपीज ए डे इफ यू आर लिविंग इन रूरल एरिया। अगर आप इससे कम का कंजम्पशन करते हैं तो आप गरीब हैं। अर्बन एरिया में रहकर के अगर 47 रुपए से कम का कंजम्पशन करते हैं प्रतिदिन तो आप गरीब हैं। रूरल एरियाज में रहकर के अगर 30 रुपए से कम का कंजम्पशन करते हैं तो आप गरीब हैं। और रंगराजन मेथोडोलॉजी के हिसाब से देश के अंदर 29.5% पुअर पॉपुलेशन थे, यानी कि गरीबी रेखा कंजम्पशन के बेसिस पे डिसाइड होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 2017 से भारत सरकार ने कंजम्पशन सर्वे करना ही बंद कर दिया। सी द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर was stopped, or the official poverty statistics has not been developed since 2011. क्यों? क्योंकि the government of India junked the consumption expenditure survey since 2017-18। 2017-18 से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ ही नहीं है। तो इस कारण से पॉवर्टी लाइन वाला तरीका, पॉवर्टी मेजर करने का, ये तरीका अब हमने गिव अप कर दिया है। कंजम्पशन सर्वे बंद कर दिया हमने 2017-18 में, क्योंकि 2017-18 में कंजम्पशन सर्वे किया गया तो पता चला कि रूरल एरियाज में कंजम्पशन घट गया है, मतलब गरीबी बढ़ गई है। उसके बाद से कंजम्पशन सर्वे हुआ ही नहीं। कंजम्पशन सर्वे हुआ नहीं तो पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन वो भी एस्टिमेट कर पाना इम्पॉसिबल है। दैट इज द रीजन व्हाई कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी सर्वे हैज बीन नॉट डन सिंस 2011, बिकॉज कंजम्पशन सर्वे इज नॉट बीइंग डन सिंस 2017-18। तो आज के डेट में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए वही नीति आयोग के टास्क फोर्स जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिलीज करती है डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं, इसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिएगा एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, फिर हम करंट पे आएंगे। पॉवर्टी मेजरमेंट दादा भाई नारोजी ने इनकम के बेसिस पे किया था, लेकिन आजादी के बाद पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती थी कंजम्पशन के बेसिस पे। तेंदुलकर, रंगराजन, लकड़ावाला कमेटी
लेकिन कंजम्पशन सर्वे हैज बीन स्टॉप्ड सिंस 2017, दैट इज व्हाई नाउ पॉवर्टी लाइन जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे देश में। नाउ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय नीति आयोग थ्रू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा which is published in multi-dimensional poverty index report. Recently, Prime Minister Narendra Modi ji announced 13.5 crore people moved out of multi-dimensional poverty. This data was taken from Niti Aayog's second multi-dimensional poverty index report, जहां पे 2015 में 24.5% लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर थे, 2019 में वो घट करके 14% लोग हो गए, जो एब्सोल्यूट नंबर में 13.5 करोड़ पॉपुलेशन आता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चंद्रयान 3 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिर्फ इमेजेस की मदद से इसको कवर करेंगे। देखिए, चंद्रयान इस साल का सबसे हॉट टॉपिक है, चंद्रयान 3। उसके बारे में सारी कहानी आप जानते ही हैं। चंद्रयान 1 वाज सेंट इन 2008, दैट वाज जस्ट एन ऑर्बिटर मिशन, इट वाज द फर्स्ट मिशन स्पेस प्रोब टू डिटेक्ट वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, वो सब आपको पता है। चंद्रयान 2 वाज सेंट इन 2019। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, रोवर भी था। लेकिन लैंडर को करना था सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस, लेकिन वो ठीक से सॉफ्ट लैंडिंग कर नहीं पाया, हार्ड लैंडिंग हो गई, इसलिए लैंडर डिसफंक्शनल हो गया। तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मिशन अभी भी काम कर रहा है, लेकिन लैंडर एंड रोवर फेल हो गया। अब चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 2 के फेलियर को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। मतलब चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर इस्तेमाल करेगा, लेकिन चंद्रयान 3 में क्या है, लैंडर एंड रोवर। तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था विक्रम और उसका रोवर था प्रज्ञान, वो तो फेल हो गया। तो चंद्रयान 3 में वही विक्रम और वही प्रज्ञान को वापस से लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, ऑर्बिटर क्या होता है, जाकर के मून के अराउंड ऑर्बिट करेगा। लैंडर क्या होता है, ऐसे जाकर के लैंड करेगा। रोवर क्या होता है, इस लैंडर में से निकलेगा ऐसा कुछ और मूव करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो हम लोग कुछ दिनों पहले लूना 25 ऑफ रसिया को कंपेयर कर रहे थे चंद्रयान 3 से। तो लूना 25 डज नॉट हैव रोवर। लूना 25 में सिर्फ लैंडर है, लेकिन रोवर नहीं है। लेकिन चंद्रयान 3 हैज लैंडर जिसका नाम है विक्रम, और इसके अंदर रोवर भी है जिसका नाम है प्रज्ञान। ये चंद्रयान 2 में भी था, लेकिन ये दोनों फेल हो गए थे। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सक्सेसफुल था, लेकिन लैंडर और रोवर फेल हो गए थे। चंद्रयान 2 का जो रोवर है प्रज्ञान, ये लगभग 500 मीटर तक मूव करेगा। तो ये भी एक कारण है कि लूना 25 जो है वो रिलेटिवली हल्का है एज कंपेयर टू चंद्रयान 3, जिस कारण से वो ज्यादा फास्ट पेस से मूव कर रहा है, क्योंकि लूना के अंदर सिर्फ लैंडर है, रोवर तो है नहीं। अब जरा देखिए, अगर बात की जाए लैंडर की, तो ये है लैंडर, ये है लैंडर। इस लैंडर जिसका नाम है विक्रम, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं, तो इसके अंदर लगा है रामभा। रामभा एक पेलोड लगा है विच विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन सच एज टेम्परेचर एंड डेंसिटी। उसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा कंपोनेंट या पेलोड लगा है उसका नाम है चेस्ट, टू स्टडी द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लूनर सरफेस नियर पोलर रीजन। ये याद करना होगा, चंद्रयान 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। और फिर रोवर है, ये है रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। उसके अंदर लगा है एपेक्स, दैट विल डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। इनको स्टडी करेगा मेनली। रोवर के अंदर दूसरा है लिप्स, दैट विल डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लूनर सरफेस। तो ये याद करना होगा। चंद्रयान 3 will use orbiter of Chandrayaan 2, but it has new lander, नाम वही है विक्रम। इसके अंदर रैम्भा है टू स्टडी इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड डेंसिटी ऑफ द मून सरफेस। चैस्ट है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लूनर सरफेस। इसके अंदर रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान, जिसके अंदर एपेक्स एंड लिप्स है। एपेक्स विल स्टडी कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, लिप्स विल स्टडी केमिकल कंपोजिशन ऑफ लूनर सरफेस। लूना 25 इज लैंडर ओनली, while चंद्रयान 3 इज लैंडर एंड रोवर बोथ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बिंदेश्वर पाठक वाज रिसेंटली पास्ड अवे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नेंस पेपर में। गवर्नेंस का अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। दीज एनजीओज आर कंसिडर्ड एज डेवलपमेंटल पार्टनर टू द गवर्नमेंट। मींस भारत सरकार या इसकी कोई भी स्कीम्स आती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में या भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स के पैरेलली एनजीओज का काम होता है हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट लाना। तो दैट इज व्हाई एनजीओज आर आल्सो नोन एज डेवलपमेंटल पार्टनर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और यहां पे आपको उसका बेहतरीन एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए, बिंदेश्वर पाठक जी, इनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, रिसेंटली पास्ड अवे। He was founder of Sulabh International. Sulabh International was founded in 1970 by Dr. बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल के अंतर्गत
पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह पे सुलभ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स बेस्ड ऑन पे एंड यूज मॉडल। एकदम बेसिक सा अमाउंट पे कीजिए और यूज कीजिए सुलभ शौचालय। और उन्होंने 1980s के दशक में पूरे देश भर के अंदर टॉयलेट रिवॉल्यूशन ला दिया, क्योंकि टॉयलेट पब्लिक प्लेस पे ना होना ये बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, इनह्यूमन स्ट्रक्चरिंग है, स्पेशली अगेंस्ट वीमेन। क्योंकि मेन का कैसा है, दे रिलीव देमसेल्फ फ्रॉम द नेचर्स कॉल एट इवन पब्लिक प्लेस ओपनली, यू नो दिस, राइट? बट वीमेन हैव टू सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक प्लेस। इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर बिंदेश्वर पाठक जी ने ये सुलभ इंटरनेशनल को बनाया, जिसका मेन काम था पब्लिक टॉयलेट्स को बिल्ड करना ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड पे मॉडल। और आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान कितना लेट आया, 2014 में आया, बट सुलभ इंटरनेशनल वाज ऑलरेडी रनिंग इन द सेम लाइन with the aim of making India open defecation free. So that is how it is a best example कि how NGOs act as development partners to the government. गवर्नमेंट्स की जो स्कीम होती है उसको पैरेलली एनजीओ अपने लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मिड डे मील स्कीम में खाना पहुंचवाने का काम, खाना को कुक कराने का काम बहुत सारी जगहों पे एनजीओ करती हैं, अपने स्टेट आसाम में एनजीओ करती हैं। तो दिस इज हाउ एनजीओ एक्ट एज डेवलपमेंट पार्टनर टू द गवर्नमेंट। विंदेश्वर पाठक जी को पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन 1991। ही वाज आल्सो अवार्डेड विद गांधी पीस प्राइज इन 2016। यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, याद रखिएगा। इस साल बिंदेश्वर पाठक जी इंपॉर्टेंट है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, पूछा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि 6% फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर है, नॉट 2। एंड डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स गुड्स ओनली, सीपीआई इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो दूसरा भी गलत है। तो तीसरा पब्लिकली के कारण गलत है। आरबीआई नीड्स टू सबमिट ए रिपोर्ट बट नीड नॉट टू बी पब्लिकली। आदित्य L1 मिशन ये मरकरी के लिए तो है नहीं, ये है सन के लिए। पहला गलत होते ही एलिमिनेशन मेथड से यू गेट द आंसर। हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरा, पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। सॉइल में नहीं, वाटर में इसको ग्रो किया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।